हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ के साइंस का फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है सबके पास बुक अलग अलग हो, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल जो है सब्जेक्ट का और चैप्टर का वो सेम है, चाहे कोई भी बुक हो। इसीलिए इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक्सरसाइजेज अलग हो सकते हैं, वो अलग इशू है, उसको हम लोग बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। पर अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या दिया है और क्या हमको पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि हमको पेड़ पौधों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर प्लांट्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज़म को काम करने के लिए किसी भी तरीके का एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी जो हमको मिलती है वो हमारे खाने से मिलती है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं। तो जिस तरीके से हमको एनर्जी की ज़रूरत है तो कोई भी काम करने के लिए, और हम उसके लिए खाना खाते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उनको भी कई तरह के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उसके लिए वो लोग भी अपना खाना खाते हैं। लेकिन वो खाना जो खाते हैं वो हम लोग की तरह नहीं होता। हम जैसे अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। उसके जगह पे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो उसके पहले हम लोग प्लांट्स का डिटेल में देखें, उसके पहले कुछ टर्म्स हैं, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। पहला टर्म है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि वह तरीका, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड होता है उसको वो अंदर लेता है अपने बॉडी के और फिर उसको यूटिलाइज करता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, जिन जिन चीज़ों को वो कंज्यूम करता है अपने लिए, उन सबको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि देखिए आगे लिखा हुआ है द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है उसके उन सबको कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब को अलग अलग ना बोल करके अगर हम चाहें तो कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। अब अगला है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं उन सब के अंदर जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का या न्यूट्रिशन को गेन करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया हुआ है, उससे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि खुद से, और ट्रॉपिक का मतलब होता है बनाना, यानी कि सॉरी नरिशमेंट। तो खुद से जो नरिशमेंट अपने को प्रोवाइड कराए उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और जो मोड है उनका इसको एब्जॉर्ब करने का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोज का मतलब होता है अदर, ट्रोपोज का फिर से वही नरिशमेंट। तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। और उनका जो मोड है ऑब्टेन करने का फूड, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक मोड जो न्यूट्रिशन का है, जो प्लांट्स करते हैं, उसके लिए वो एक प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं, वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि लाइट का यूज़ करके फूड को बनाना। ये जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो लाइट होती है कोई बल्ब की या ऐसी वैसी लाइट नहीं होती है। यहाँ जिस हम लाइट की बात कर रहे हैं वो है सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। और फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है। और इसका काम होता है कि सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको ये ट्रैप कर लेता है, सोख लेता है अपने में, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसका यूज़ करके वो लोग ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं जो उनका फूड होता है।
दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है सनलाइट। मैंने पहले ही बताया था कि लाइट के प्रेजेंस में जो फूड अपने लिए प्रिपेयर करें, तो यहाँ पे लाइट कौन सी होगी? सनलाइट। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। अगला जो है हमारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में नीचे की तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। इन छेद को कहा जाता है स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटा होता है, इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही समझ लें कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस उल्टा होता है। हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये अपने लिए ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, जिसको ये बाहर निकाल देते हैं, जो हम लोग बाद में ब्रीथिंग के दौरान लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूँ कि रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, उस समय प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड न लेकर के ऑक्सीजन लेते हैं, और उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये वही कारण है। खैर, अगला जो लास्ट जो हमारा एसेंशियल मटेरियल है वो है वाटर, पानी। तो प्लांट्स के अंदर तरह तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जिनमें से एक है जाइलम। जाइलम टिश्यू जो होता है वो जड़ों से लेकर के पत्तियों तक एक नेटवर्क होता है इस टिश्यू का, जो पानी को सोखता है जड़ों से, और फिर धीरे धीरे उसको सेल बाय सेल करके लीव्स तक पहुंचाता है, और फिर इस पानी का यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम चाहें तो एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सबसे नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेता है, वाटर जो वो सॉइल से लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो प्रिपेयर करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज उसका फूड है जिससे उसको एनर्जी मिलती है, और ऑक्सीजन एक तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल है जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसको वो बाद में रिलीज़ कर देता है, क्योंकि वो उसके काम का उस समय नहीं होता है। नेक्स्ट जो है हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स से पूरे पार्ट्स में नहीं होता, बल्कि वो स्पेशल लीव्स में होता है, या स्पेशल लीव्स मतलब केवल लीव्स में होता है। तो लीव्स में ही अगर ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोई काम यहीं होता है, सामान बाज़ार में ही बिकते हैं, तो इसका मतलब कि बाज़ार में स्पेशलिटी हो कि वहाँ कई सारी दुकानें होंगी। तो उसी तरीके से जो लीव्स होते हैं, लीव्स में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और किसी बॉडी पार्ट में नहीं हो रहा प्लांट के, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी होगी, कोई खासियत होगा, जिसके वजह से लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो है, लीव्स जो होते हैं, आप सब ने देखा होगा पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही चपटी होती हैं, और चपटी होने के कारण उनका जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ज़्यादा सनलाइट को वो अपने ऊपर ले पाता है, उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे प्लांट्स के और बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखेंगे तो वो उतना धूप को नहीं लेते जितना कि लीव्स लेता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लीव्स को यूज़ किया, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट जो है कि लीव्स जो होती हैं वो बड़ी ही पतली होती हैं, उनका लेयर जो होता है बड़ा पतला होता है, जिसके वजह से सनलाइट आराम से उस लेयर को क्रॉस करके उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट, जो सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके बीच में बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं, यानी खाली जगह होता है, इसमें हवा भरा रहता है। अब इसके वजह से होता क्या, इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको चाहिए होता है वो आराम से उसके अंदर घुस जाता है, ये उसका फ़ायदा होता है। इसके वजह से भी लीव्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो पाता है। इसके अलावा लीव्स के अंदर जाइलम, मैंने अभी बताया था कि रूट से लीव्स तक पानी को ले जाने के लिए जाइलम टिश्यू होता है। तो वो जाइलम टिश्यू जो होता है उसमें उसका एक पूरा नेटवर्क होता है। आप कभी पत्तियों को उठा करके देखिए तो आपको पीछे तरफ में कई सारे ब्रांचेस टाइप दिखाई देंगे, जैसे हमारे शरीर में नसें दिखाई देती हैं, वैसे ही वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो वो और कुछ नहीं है, वो जाइलम ही होता है। और ये जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में वाटर की सप्लाई करता है। इसी के थ्रू वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लीव्स के हर एक सेल तक पहुंच पाता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो पाता है। इसके अलावा लीव्स जो होते हैं उनके अंदर स्टोमाटा होता है। मैंने पहले बताया कि लीव्स के पीछे साइड छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है, और ये स्टोमाटा जो होता है इसी के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो
हो पाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके वजह से जो हमारा लीव्स होता है वो बहुत ही एकोमोडेबल होता है, जहाँ जिसके वजह से लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा, जरा हम स्टोमाटा के बारे में देखेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है। तो यहाँ आपको स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ये स्टोमाटा, ये बीच में छेद दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, फिर रात के समय में ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसके चारों तरफ बीन शेप्ड में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है गार्ड सेल। जैसे किसी भी जगह पे कोई बड़ा ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई भी जगह हो जहाँ वहाँ पे गार्ड बाहर रहते हैं, तो गार्ड का काम होता है कि वो किसी भी चीज़ के एंट्री और एग्जिट को चेक करता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। उसी तरीके से ये गार्ड सेल जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं स्टोमाटा की ओपनिंग को। स्टोमाटा खुलेगा या बंद होगा ये सब डिपेंड करता है गार्ड सेल्स के ऊपर। तो गार्ड सेल जो होते हैं किसी भी स्टोमाटा के चारों तरफ होंगे और ये दो पेयर होते हैं, यानी कि दो गार्ड सेल एक स्टोमाटा में पाए जाते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमाटा का उसको कंट्रोल करते हैं। और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाता है और ऑक्सीजन बाहर जा पाता है। तो ये था हमारा स्टोमाटा का फंक्शनिंग। नेक्स्ट है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करके वो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा ऐसा नहीं, जैसे हम लोग अगर देखें, हमको केवल एनर्जी वाली चीज़ अगर मिले, केवल एनर्जी वाला फूड हम अगर गेन करें तो हमारी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो ऐसे में हम और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम कई तरह के विटामिन्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, जिससे हमारा बॉडी पूरी तरीके से काम कर सके और फिट रह सके। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्लूकोज के अलावा और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको वो अपने ही जो कार्बोहाइड्रेट उसने प्रोड्यूस किया है या जो उसने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया उसका हेल्प लेकर के वो प्रिपेयर करता है। जैसे पहला आपको दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, बहुत ही पेचीदा, यानी कि कोई चीज़ छोटा हो उसका बड़ा रूप। तो वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि उसके दो फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, सुक्रोज और स्टार्च। ये सिंथेसाइज होता है बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज था उसको ही कंबाइन करके उसका बड़ा शेप जो होता है, बड़ा रूप जो होता है, उसी को हम बोलते हैं सुक्रोज और स्टार्च। सुक्रोज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स से जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे। जैसे जाइलम था, जाइलम का काम था, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो रूट से वाटर को ले करके पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स तक जाता है और वहाँ पे जा करके वो वाटर को अवेलेबल कराता है। ठीक उसी तरीके से लीव्स से प्लांट्स के दूसरे बॉडी पार्ट तक एक और टिश्यू जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है कि जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे लीव्स में, उनको लेकर के वो प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है, क्योंकि सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से एनर्जी पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है और प्लांट्स अपना फंक्शनिंग आराम से कर पाते हैं। तो ये सुक्रोज जो था ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टार्च है। स्टार्च जो होता है वो भी सुक्रोज का ही एक तरह का दूसरा फॉर्म होता है। प्लांट्स में जो एक्सेस फूड होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके वजह से ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन जितना ग्लूकोज बन रहा है उतने को वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है। उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट्स दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने ही बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। तो ये स्टार्च जो होता है वो उसी में कंटेन्ड रहता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, हम सब जानते हैं। नाइट्रोजन गैस कुछ प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं, कुछ जो होते हैं उनमें सॉइल वगैरह में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा फैट जो होता है वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करके प्लांट्स अपने लिए फैट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये सारा था प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनको करके हम प्लांट्स की कुछ जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला दिया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट स्टार्च इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हमको ये प्रूफ करना है कि स्टार्च ही बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये पूरी एक्टिविटी है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको
2 पॉटेड प्लांट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन आप लोग किसी भी तरह से घर पे इसको ट्राई नहीं करेंगे, ना ही अपने पेरेंट्स पे दबाव डालेंगे कि वो इस तरह की चीज़ें आपको ला करके दें जिससे आप लोग एक्टिविटी कर सकें। आप केवल इसको पढ़िए और समझिए। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि 2 ग्रीन पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, दोनों को अलग अलग नाम दे देंगे ए और बी। उन दोनों को एक अंधेरे जगह पर रख देंगे 48 घंटे के लिए। उसके बाद जो हमारा लीव्स होता है वो स्टार्च फ्री हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर के स्टार्च होगा तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे आप जो 2 प्लांट्स लेंगे उनको अंधेरे में जब रख देंगे 48 घंटों के लिए, तो उसके बाद उसके अंदर जो स्टार्च होगा वो अपने आप वहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आप करेंगे क्या कि जो दूसरा एक प्लांट ए जो है उसको डार्क में ही रखेंगे, बी प्लांट को थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे और उसके बाद दोनों में से एक एक पत्तियाँ तोड़ेंगे और फिर उन दोनों को आप पानी में रख करके उबालेंगे। फिर दोनों को ले करके एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में फिर आप इथाइल अल्कोहल डालेंगे, फिर उसको आप गर्म करेंगे तब तक जब तक कि इथाइल अल्कोहल बॉईल ना हो जाए। और इथाइल अल्कोहल जब बॉईल हो जाएगा तो फिर आप दोनों लीव्स को वहाँ से निकालेंगे। तो आपको दिखाई देगा कि बॉइलिंग करने की वजह से जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब लीफ में कोई कलर नहीं बचता है। अब दोनों लीव्स को हम एक ग्लास स्लाइड पे लेंगे और उसके बाद कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बस ये जान लीजिए कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसको अगर स्टार्च पे हम डालते हैं तो उसका कलर वो बदल देता है और ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्लांट बी था जिसको हमने थोड़ा धूप में रखा था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा जिसके वजह से उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा और इस वजह से वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन ए वाला जिसको हमने केवल अंधेरे में रखा था, उसको सनलाइट नहीं मिलने दिया, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाया और इस वजह से उसके अंदर जब आयोडीन सॉल्यूशन हम डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये थी आपकी पहली एक्टिविटी। इसके बाद और भी एक्टिविटी दी गई है, जैसे यहाँ देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसी तरीके से एक्टिविटी 3 है, इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सनलाइट ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। देख लीजिए कैसे प्रोसेस करना है। आपको लीफ को कवर कर देना है और उसके बाद उसको धूप में रखना है, जहाँ तक उसको मिलेगा क्या नाम है धूप, वहाँ तक देखिए ब्लूइश ब्लैक कलर आ रहा है, यानी कि वहाँ पे स्टार्च फॉर्म हुआ है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ आप कलर से समझ सकते हैं जो कवर्ड पार्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जहाँ पे अनकवर्ड था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो इस तरीके से आप सनलाइट की इंपॉर्टेंस को भी इस एक्टिविटी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दिया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है उसको भी शो करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। 5वीं एक्टिविटी है ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसको शो करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अलग से जानने हैं। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि सीलियस प्लांट जो होता है वो बहुत ही सारे फूलों वाला होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, उसमें पैचेस होते हैं और ये काफ़ी मतलब सबसे बड़ा फूल होता है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। हालांकि इससे हमको कोई खास इस चैप्टर में लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि अभी हमने ऑटोट्रॉपिक का देख लिया कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हमको देखना है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं वो प्लांट्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट से एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम इंसान, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हम या तो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे या तो एनिमल्स को मार करके खाएंगे, तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाए। खुद प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पे किचन में खाना बनाना नहीं होता, बल्कि जो सोर्स होता है, जो एनर्जी होती है, उसको प्रिपेयर करना होता है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे मैंने कहा कि हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं और प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिलेगा पैरासाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पैरासाइटिक प्लांट्स, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं और वो किसी और प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट इसमें भोजन देगा, प्रोवाइड कराएगा, उसको होस्ट प्लांट कहते हैं और जो उससे कंज्यूम करता है उसको पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ है, आम के ऊपर कोई ऐसा पेड़ लगा हुआ है जो आम से
रिसोर्स अपना फूड ले रहा है। तो आम जो होगा उसको होस्ट प्लांट कहेंगे, और दूसरा प्लांट जो उसमें से फूड ले रहा है उसको हम लोग पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। और ये जो हैं ये अपने बॉडी में, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, ये अपने बॉडी में एक अलग तरह का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं जिसको हुस्टोरिया कहते हैं। जैसे मच्छर की वो निब होती है जिसको चुभा करके वो खून चूसते हैं, समझ लीजिए कुछ वैसा ही वो उनके बॉडी में डेवलप होता है, जिसको वो होस्ट प्लांट के अंदर चुभा देते हैं और उसके बाद उसमें से एब्जॉर्ब करने लगते हैं अपने लिए फूड। और ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है इसी को हुस्टोरिया कहा जाता है। कुछ पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं वो पूरी तरीके से पैरासाइट होते हैं, यानी कि टोटली वो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, जैसे डोडर हो गया जिसको कुस्कुटा भी कहते हैं, या एपोडेंथस हो गया, इस तरह के बहुत सारे हैं। जबकि कई सारे ऐसे होते हैं पैरासाइटिक प्लांट जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो अपना भी फूड बना सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे मिस्टलेटो, ये जो प्लांट है ये पाया जाता है महुआ और मैंगो ट्री के ऊपर। ये कुछ हद तक अपना फूड खुद भी बनाते हैं और कुछ हद तक प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो है सेप्रोफाइट्स। ये भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये अपना फूड जो होता है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकेइंग पार्ट से। यानी कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली बांट सकते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में जैसे ग्रीन प्लांट्स आ गए, कंज्यूमर में हम जैसे लोग आ गए और जो जानवर है वो आ गए। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी बॉडी को जब वो डेड हो जाता है तो उसको वो फिर से डिस्ट्रॉय करके पूरी तरीके से उसको सॉइल में मिला देते हैं, उसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो वैसे ही ये जो डिकम्पोजर होते हैं कुछ हद तक ये वैसे ही होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये मरे हुए जो इस तरह के बॉडी पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिके हो रहे हैं, जो ख़राब हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनसे ये अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको लेते हैं। होता क्या है कि ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसको ये उस मरे हुए प्लांट्स या फिर एनिमल के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है, और फिर डाइजेस्टेड जो पार्ट होता है उसको ये लोग सीधे एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक, और इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि मोल्ड्स और मशरूम, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक्टिविटी दी गई है, उसको हमको अभी नहीं देखना है। अगला है हमको सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें 2 प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, और दोनों एक दूसरे की नीड को फुलफ़िल करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक की मैथ अच्छी है, एक की साइंस अच्छी है, तो जिसकी मैथ अच्छी है उसने साइंस वाले को मैथ पढ़ा दिया और साइंस वाले ने साइंस पढ़ा दिया दूसरे वाले को। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रुप में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पे एक प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट की नीड को फुलफ़िल करता है और अपनी कुछ नीड्स दूसरे वाले से लेता है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है। ठीक, ये एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल पहला दिया है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनसे हमको दाल मिलता है, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें जो होती हैं उनके रूट्स में, उनकी जड़ों में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इसका काम ये होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन इतना सारा अवेलेबल है, 78% नाइट्रोजन गैस है, इनको प्लांट्स को नीड भी होता है नाइट्रोजन का, लेकिन ये उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये उन नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है और फिर प्लांट्स की रूट्स उसको आराम से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ पे राइजोबियम जो है उसने लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल कराया और इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो इस तरह का ही रिलेशन जो होता है उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो लाइकेंस का है। लाइकेंस जो होते हैं वो भी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एल्गा और फंजाई। ठीक, तो एल्गा और फंजाई जो होते हैं साथ में रहते हैं। यहाँ पे एल्गा जो होता है वो ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, तो वो फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस करके, जबकि फंगस जो होता है वो एल्गा को शेल्टर, वाटर, मिनरल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और उसके रहने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है सिम्बायोटिक
प्लांट्स। लास्ट जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड में प्लांट्स है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कि ये ऐसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे में इनका जो लीफ होता है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का हो जाता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऊपर से लीड लगी होती है, जिसमें जो जब कोई इंसेक्ट आता है और वो इसके अंदर जाता है तो ये लीड अपने आप बंद हो जाती है, और बंद होने की वजह से वो इंसेक्ट इसी के अंदर फंस जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हेयरी स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर वो वहीं पे मर जाता है इसके अंदर, और फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसके अंदर से जो क्या नाम है नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जो था वो सब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।